अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। आलमी यौम मजदूर के मौके पर अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बंदा मजदूर के औकात बहुत सख्त हैं, जिंदगी गरीब आदमी पर तंग है, तेल की कीमतों में कमी है, लेकिन ये महंगाई का मुतबादिल नहीं। महंगाई पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रोज के अखराजात मजदूर बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। मजदूर पर जिंदगी तंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपनी तकरीर में मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त मुश्किल माशी हालात से दो चार है। आज के दिन की मुनासबत से मुनक्किद तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हुकूमत को माशी चैलेंजेस का बखूबी इतराक है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले किसान अपने हकूक और हुकूमत की किसान कुछ पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आते हैं। किसानों के एहतजाज की वजह निगरान हुकूमत के दौर में 35 लाख टन गंदम की दरामद का वो फैसला है जिसके बायस इस वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है और हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने में हिचकिचाहट का शिकार दिखाई देती है। गो कि हुकूमत की जानिब से 35 लाख टन गंदम की दरामद में अरबों रुपए का नुकसान की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया है, जो कि 2 हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में क्या जिम्मेदारों का तयन के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी या नहीं। एक जानिब जहां वज़ीर-ए-आज़म माशी मुश्किलात का तज़किरा कर रहे हैं, वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाक से अपने सूबे के माशी हकूक की जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मेरे सूबे से विफाकी हुकूमत तंबाकू पर 300 अरब कमाती है, जबकि सूबे को 5 रुपए फी किलो के हिसाब से मुआवजा अदा किया जाता है। इस दफा ऐसा नहीं होगा, बल्कि विफाक को सिर्फ टैक्स की रकम अदा की जाएगी, जबकि बाकी पैसा सूबा खुद अपने पास ही रखेगा। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पे। क्यों, मैं कोई भिखारी हूं या मेरे लोग भिखारी हैं? जो आपका जीएसटी बनता है 17% है, 21% है, आप बैठे आप ले, हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी पाकिस्तान पे लग रहा है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि सारा पैसा आप ले जाओ और मुझे जो है 5 रुपए किलो दो, बिल्लू काबिल कबूली, मैं से बैठूंगा। इस दफा ये पैसा इनको नहीं मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, बाकी पैसा मेरे सूबे पे लगेगा। जी, जहां एक जानिब अली अमीन गंडापुर विफाकी हुकूमत को धमका रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान पर भी खुलकर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान का मैंडेट नहीं बल्कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। मौलाना के साथ तो धोखा हुआ है क्योंकि वो डील करते हैं, लिहाजा वो अवाम को बताएं कि क्या डील हुई है। अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं अभी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं। इस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो अब मौलाना साहब, मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। जी नाज़रीन, आज ही के रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की लाहौर में जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें उनकी जानिब से मौलाना फजल रहमान का एक अहम पैगाम मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाया गया है। इस मुलाकात के बाद ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश और तमाम मामलात पर गुफ्तो शनीद से उन तमाम मामलात को हल करने पर जोर भी दिया है। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट की बात है, जो हड़ताल की बात है, और ये जो अभी कल मार्च की बात है जो कराची से जिसका आगाज होने लगा है, थोड़ा सा इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सुन रहे थे कि शायद PTI और JUI का आपस में इस मामले को लेकर कोई इत्तेहाद हो जाएगा और हम देखेंगे कोई मिलकर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। क्या इस मामले पर भी कोई पेशरफ्त हुई है कि नहीं हुई है? मियां साहब से गवर्नर KPK की मुलाकात, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है, और जो तनकीद हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से मौलाना फजल रहमान पर, उसको JUI कैसे देख रही है? हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है सीनियर सियासतदान है जमीयत उलमा इस्लाम से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे मेंबर है नेशनल असेंबली के ज़ैन कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका भी, आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सेनेटर साहब मुझे ये कहिएगा कि आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट का एहतजाज के सिलसिले का आगाज़ कल कराची से कर रहे हैं, जो मिलियन मार्च की आप लोग बात कर रहे थे, और अब ये भी है कि शायद इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। थोड़ा सा पहले मुझे उसके बारे में बताइएगा कि प्लान इस वक्त है क्या, और साथ ही साथ ये कि ये जो मैंने बात अभी इब्तिदाई में भी की कि ये बात कहीं ना कहीं चल रही थी कि शायद आप सब ऑपोजिशन की जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगी, तो सर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? देखिए, एक तो इस लीजिए कि हम अपने पशीन से हुआ है, और पशीन का
جو لوگ جو اس کم از کم ایک نقطے پہ ہم ہوا تھا 13، تو وہ دونوں جلسوں کا موازنہ کر لیجئے گا. وہ ہم نے ایوان سے میدان تک کا آغاز کیا تھا، اور اس آگے دوسرا پہلا جو ہے 2 مئی کو ہے کراچی میں. تو کراچی اور اس کے بعد 9 مئی جو ہے پشاور ہے، اور پھر دن لاہور. تو ہم نے پہلے 4 صوبوں کا انتخاب کیا ہے. 4 صوبوں میں مختلف ہم نے جلسے کیے، اور اس کے بعد جلسے کرنے کے بعد ہم نے اگلا دیں گے، جو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مارچ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سیٹن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. فائنل جو ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد ہوگا. ابھی پلان یہی ہے کہ سب جگہوں پہ ایک ایک جلسہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ماحول کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد اپنے ورکرز کی خواہش کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے. یعنی کہ کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے وہ دھرنے میں ابھی تبدیل شاید نہیں ہوگا، آپ لوگ ابھی فی الحال 2-4 جلسے اور کر کے پھر اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، اس کو ہیٹ اپ کر رہے ہیں ہم معاملات کو، اور 20 سے اس کا آغاز ہوا تھا، 20 اپریل سے. 20 اپریل کے بعد پھر کچھ دن مولانا ملک میں نہیں تھے، کسی کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد دن جو ہے نا 2 مئی، 2 مئی کے بعد پھر 9 مئی، اور 9 مئی کے بعد پھر اس کے بعد لاہور، اور لاہور سے پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور اس میں ہمارا اور دوسری پارٹیز کا پروگرام جو ہے اس میں فرق ہے. ہم نہ تو بات چیت کسی سے کر رہے ہیں، اور نہ بات چیت سے انکار کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ آگے بڑھنا کیسے ہے. باقی رہ گئے علی امین گنڈاپور جیسے لوگ یہ سبوتاژ کرتے ہیں، اس کے ذاتی مفادات بھی ہیں. چلے میں سر علی امین گنڈاپور صاحب کی بات پہ بھی آتی ہوں، لیکن تھوڑا سا کل کے حوالے سے ہی، کل کے احتجاج کے لیے، احتجاجی جلسے کے لیے کوئی بیریئر، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ آئی تھنک آپ کے ہی جو کراچی کے صدر ہیں JUI کے سندھ کے، آئی تھنک غالباً انہوں نے کہا ہے کہ شاید اجازت نہیں مل رہی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، اور یا ہمیں جگہ جو ہے اس کا تعین نہیں کر کے دیا جا رہا. کوئی ایشو ہے؟ وہ یہ ایشوز آ رہے ہیں جان بوجھ کے ہمارے لیے، ہمارے سامنے روڑے اٹکا رہی ہے، اور جگہ کا تعین بھی نہیں کیا جا رہا، اجازت بھی نہیں دی جا رہی. اگر اجازت نہ دی گئی اور اس طرح سے روڑے اٹکائے جاتے رہے تو میرا خیال ہے اس کا حکومت کو ہوگا، شاید ہمیں اتنا نہ پہنچے. حکومت کچھ کے جو معاملات کو خراب کرنا چاہ رہی ہے تو پھر اس کا آپشن ہے، پھر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے بھی دوسری پارٹیوں کے لیے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، مگر ہمارے سامنے اگر روڑے اٹکائے گئے تو پھر اس کو برداشت نہیں کیا جائے. سر بالکل، میں اس پہ مزید آپ سے بات کرتی ہوں کہ کیا مطلب ہوا اس بات سے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا، کیا اسٹریٹجی ہوگی. زین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زین آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. میرا خیال ہے کہ آفیشلی تو شاید ایک ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جیسے ابھی سینٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن پروٹیسٹ ہو رہا ہے ملک میں، ایک بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے ہو رہا ہے. آپ لوگ مولانا سے ملے بھی ہیں. کوئی ایسی پاسبلٹی یا صورت ہے کہ کل PTI کے کارکنان سے بھی کہیں گے کہ وہاں جائیں، احتجاج میں شامل ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشوین سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. دیکھیں، ہم نے 8 فروری سے لے کر ایک بات کی ہے، اور ہم مستقل ایک بات کرتے آئے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے. ہمارے مینڈیٹ پہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ڈاکہ ڈلا ہے. 8 فروری کو جنرل الیکشن میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں ریزرو سیٹس نہ دے کے ہمارے حصے کی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور 21 تاریخ کو جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں بھی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے. آج مولانا جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہم 8 تاریخ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ مولانا یہ بات کر رہے ہیں. اور جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM چھوڑ کے اگر کوئی بھی جماعت پاکستان کی مینڈیٹ کے چوری ہونے کے اوپر بات کرتی ہے، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں ووٹ کاسٹ کیے، قید و بند کی صوبتیں برداشت کی، جیل برداشت کیے، پرچے برداشت کیے، اپنی چادر 4 دیواری کو پامال کرایا اور ووٹ کاسٹ کیا. لیکن جب بکسے کھلے تو آپ نے دیکھا فارم 45 پہ کوئی جیتا تھا، 47 پہ کوئی اور جیت رہا تھا. تو اگر سٹولن مینڈیٹ کے اوپر کوئی اور جماعت بات کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ان سے بات کرنے کو تیار ہوگی. نہیں، سٹولن مینڈیٹ پہ جو بات کرے گا ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ کامن گراؤنڈ ہے، لیکن سٹولن مینڈیٹ کے لیے کوئی اگر آپ ہی پر الزام لگا دے کہ ان کا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہے تو پھر کیا ان سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکلی مولانا جو خیبر پختونخوا کو لے کر اپنی گریونس بتاتے ہیں، حکومت اس وقت آپ کے بینیفیشری KPK میں آپ تھے، تو PTI کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی رہتا ہے اور وہ تقویت اختیار کرتا جاتا ہے کہ آپ لوگ نا وقت سے پہلے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، نی جرک ریاکشنز دیتے ہیں اور بعد میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کے ساتھ آپ لوگ الائن کر سکتے ہیں اس صورتحال میں جب مولانا KPK کو لے کے بھی گریونسز جو ہیں وہ بیان کریں اور کہہ رہے ہیں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟
यशवी देखिए, मैं आपने खुद अपने प्रोग्राम में अभी अलीमीन गंडापुर साहब का बयान सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई इतराज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप कोई हल्का खोलना चाहे हम खोलने को तैयार हैं, हम मैंडेट चोरी करने वालों में से नहीं है, हमारे साथ तो ऑलरेडी हम इसमें आपके बराबर के शरीक हैं। बाकी जहां तक मौलाना बात करते हैं कि जी कॉम्पनसेशन हुई है, तो ताजुब की बात यह है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मौलाना हैज ऑलवेज सेड द राइट थिंग्स। वो तो हर वो बात करते रहे जो एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा होती है, तो आज तक कभी मौलाना को क्यों नहीं कॉम्पनसेट किया गया? जहां तक स्टोलन मैंडेट की बात है या इसकी बात है, तो 21 तारीख को आपने देखा जो बाजोड़ में इलेक्शन हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहां पे हारा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है। अगर हमने मैंडेट चुराना तो हम बाजोड़ में भी चुराते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं आखिरी बात करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में सिंपल मेजोरिटी दी केपीके की आवाम ने, 2018 में 2/3 अक्सरियत दी और 2024 के अंदर 3/4 अक्सरियत दी है। जो बात अभी आप कह रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट वाली और मौलाना वाली, वैसे वो मैं सेंटर साहब से भी पूछ लेती हूँ, लेकिन वैसे मुझसे अगर मेरी हम्बल ओपिनियन लें तो आप ये एक्यूज नहीं कर सकते किसी और को, क्योंकि इस मुल्क में सभी लोग वक्त पड़ने पर इक्तदार के लिए यही कुछ नहीं करते रहे। आप लोग भी तो यही करते रहे ना। 2018 की हुकूमत आपको कैसे मिली थी? बाकी जमातों का मौकफ आपके सामने है। हम किसी को एक्यूज नहीं कर रहे। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि वो उनके फेवर की बात करते हैं, तो आप भी तो करते रहे ना जितना टाइम हुकूमत में रहे। नहीं, मौलाना ने खुद बयान दिया था कि इस 2024 के इलेक्शन में लोगों को कॉम्पनसेट किया गया है। उनका इशारा यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद केपीके में कॉम्पनसेट कर दी है। तो मैं उसके जवाब में आपको यह बता रहा हूं कि 2013 में सिंपल मेजोरिटी थी, 2018 में 2/3 मेजोरिटी थी, 2024 में 3/4 मेजोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में। हमें किसी से कॉम्पनसेशन या हैंडआउट की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सेंटर साहब, थोड़ा सा बिफोर आई मूव ऑन, ये सवाल मैं आपसे भी वैसे अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को वेलकम भी किया, मुलाकात भी की। आप लोगों का ग्रीवेंस शायद उन्हीं के खिलाफ है सबसे ज्यादा जब हम केपीके की बात करते हैं, लेकिन आप भी उनके साथ बैठे, बल्कि ये भी खबरें निकली कि शायद आप लोग कोई अलायंस भी आप लोगों का प्रोटेस्ट के लिए अलायंस हो सकता है। ये कैसे सोचा आप लोगों ने कि जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके साथ आप मिलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं? अलायंस की बात तो कभी भी नहीं आई है। नहीं, मैं किसी किस्म का वो नहीं इलेक्टोरल अलायंस की या उस तरह की बात नहीं करी कि प्रोटेस्ट के लिए आप लोग एक साथ हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। अभी तक ये बात भी नहीं। प्रोटेस्ट के लिए हम एक जगह पे हो सकते हैं। देखिए, ये कर रहे थे ना वो मौलाना के हवाले से, तो मौलाना उनके इमरान खान साहब की 2 बातें मैं उनको याद दिलवा देता हूँ। जब वो आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप हुआ करता था, और जब नेशनल असेंबली में और सेनेट में जो है वो जो उनके मेंबर्स थे उनको हाँक के जो है वो कोई लाया करता था। और इस बात इमरान खान साहब ने कहा तो वो हम नहीं लाया करते थे, वो कोई और लाया करता था। वो जो बाप साहब थे या उनके कोई छोटे बाप थे वो लाया करते थे। तो वो हमारा उसमें जो है ना वो कभी इस तरह का किरदार नहीं रहा। 2018 में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से फैज ने कंट्रोल करके और मीडिया को भी कंट्रोल करके कि इतना अरसा खामोश रहिए, पाँव पे खड़े होने दीजिए, तो वो ताकत के इंजेक्शन जो है वो किसी को लगते रहे हैं। वो ताकत के इंजेक्शन को भी लगते रहते हैं। वो ये पाकिस्तान की तारीख है। ये पाकिस्तान की तारीख में जो भी पार्टियां हुकूमतों में रही हैं और जो भी पार्टियां हुकूमतों में हैं, उनको ताकत के इंजेक्शन कहीं ना कहीं से लगते रहे हैं। तो वो जो इंसुलिन लेते हैं या ताकत के इंजेक्शन लेते हैं, उसके ये नतायज होते हैं। फिर वो कोई कह ले कि जी हमारी जो ना सिंपल मेजॉरिटी थी, फिर उसके बाद जो ना वो 2/3 हो गई, फिर 3/4 हो गई। तो ये एक माजी है इसका। हम इसी से निकलना चाह रहे हैं। इसमें सारी पार्टियां जो है उसको एक्यूज किया जा सकता है। लेकिन सेंटर साहब, वैसे जो बात आप कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि जो बात अभी जैन साहब कर रहे हैं उसमें थोड़ी इस हद तक लॉजिक जरूर है कि पूरे पाकिस्तान से एक जमात कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, प्री इलेक्शन जो कुछ हुआ उनके साथ वो भी हम सबके सामने है, तो वो इस पोजीशन में कैसे आ गए कि एक सूबे में उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया? करने वाले होते से फिर सेंटर में भी कर लेते। नहीं, उसमें जो है ना वो एक सूबे में जो है ना उन्होंने बताना था कि देखिए जो है ना कितना फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर पीटीआई आती। अच्छा, आप कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट था वो बैलेंसिंग एक्ट था और उसकी रीजंस थी। रीजंस 2 थी। एक गजा का मसला था। गजा में जो है वो आप क्यों गए थे, क्यों उनसे बात की, क्यों उनको जो है ना वो इमदाद दी। एक गजा के मसले पे न सिर्फ आपकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट नाराज थी, बल्कि दूसरी बाहर की एस्टेब्लिशमेंट भी आपसे नाराज थी। और दूसरा जो है ना वो अफगानिस्तान के इश्यूज पे। तो ये 2 इंटरनेशनल इश्यूज थे। बाकी मामला तो शायद होंगे, मगर ये 2 मामला जो है ना वो जो नाराजगी की जो वजूहात थी उनमें ये 2 वजूहात भी शामिल थी हमारे साथ। अच्छा सर, मैंने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे यहाँ पे ब्रेक से पहले पूछना चाहती हूँ कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम समझती है, आप लोग समझते हैं कि आपका क्या मैंडेट था जो चोरी हुआ है? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब जेयूआई ने ऑन इट्स ओन केपीके में हुकूमत बनाई थी?
تو آپ لوگ میں خیبر پختونخوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خیبر پختونخوا میں 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں کے جو ہے نا ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان فرق ہے، اور وہ سب میں وہ جیتے ہیں، مگر فرق 1000 سے کم کا ہے۔ 20 سیٹیں ہیں جہاں 2000 کا فرق ہے، اور اس میں ہر چیز وہ جیتتے ہیں، ہم نہیں جیتتے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ جی فرق میں کبھی آپ جیت گئے کبھی وہ۔ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی سیٹ بھی شامل ہے سر؟ اس میں علی امین کا مجھے فرق پتا نہیں ہے، مگر مولانا کے بیٹے والی سیٹ شامل ہے جس میں 555 کا فرق ہے، 555 کا فرق ہے، اور وہ زبردست ہے، اور اس میں کئی پولنگ اسٹیشنز پہ ابھی بھی جو ہے نا وہ پولنگ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، جو باتیں آپ نے کی اس کا رسپانس بھی لیتی ہوں، ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے کچھ اور بھی ایشوز ہیں ذہن قریشی صاحب کے سامنے، وہ سوالات بھی رکھیں گے۔ ویورز ہمارے ساتھ رہیے۔